जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक में। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम आपका 8 जनवरी से लेके आपका 17 फेब तक जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए बेहतरीन वीडियो मैंने बनाए हैं आपके जीके के जो क्वेश्चन है जनरल, जिसमें आपका फिजिक्स दिया जाता है, केमिस्ट्री दिया जाता है, साइंस दिया जाता है, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ आ जाता है। उनके लिए बेहतरीन 500 से ज्यादा क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने बनाई है और सिर्फ 3 वीडियो उसको कवर कर दिया। करीब आपके 1.25 घंटे 1.5 घंटे वो वीडियो उनको जाकर देख लीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वो क्वेश्चन जो पीबी ने लिए है ना, मध्य प्रदेश पीबी जो आपकी एग्जाम लेगी, उसने जो एग्जाम वो क्वेश्चन उसने जो एग्जाम दिए हैं उसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन वो है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन उसमें अपडेट किए गए हैं जो इस साल आने के चांसेस हैं, तो उनको जाके देखिए आप। उसके अलावा मध्य प्रदेश से रिलेटेड 12 से 13 वीडियो जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने बना दिया है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मध्य प्रदेश में आपके सेंचुरीज जो है, मध्य प्रदेश में जो आपकी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मध्य प्रदेश में जो फोर्ट है, पैलेस है, सबके लिए बेहतरीन वीडियो बनाया गया है। करीब 15-15 मिनट की वीडियो, ज्यादा लंबे वीडियो भी नहीं बनाएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद हमने स्टार्ट किया मध्य प्रदेश के जीके के 200 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में है, और इनको सिर्फ 2 वीडियो में कवर कर दिया हमने। और इन्हीं 200 क्वेश्चन से ही आपके एमपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट इतना भी आपको आना चाहिए। तो अगर आपने मैथ और रीजनिंग की तैयारी की है तो आपके 85 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी नौकरी आराम से लग जाएगी दोस्तों। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाके जरूर देखिए। आपकी तैयारी जो है 4 से 5 दिन में हो जाने वाली है, जीके और एमके एमपी जीके के वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके और साथी लोग हैं उनके पास ये वीडियो आराम से पहुंच सके, उन्हें जिन्हें इनकी जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्गुणिया गायन शैली की। निर्गुणिया गायन शैली मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गायन शैली है। ये आपका सिंगा जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। सिंगा जी कौन थे? इनका सिंगा जी नाम का मेला भी लगता है इनके द्वारा। ठीक है, एक सिंगा जी नाम के संत थे ये। ठीक है, किस एरिया में? खंडवा एरिया में। खंडवा से जब याद आता है हमें किशोर कुमार, एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर और बहुत ही बेहतरीन एक्टर, पड़ोसन मूवी अगर आपने देखी है। इसके अलावा अशोक कुमार, इनके जो बड़े भाई थे, बहुत ही बेहतरीन और वर्साटाइल एक्टर, वेटरन एक्टर थे अशोक कुमार जी। ये सब आपके कहाँ से थे? खंडवा से। तो सिंगर जी खंडवा के थे, इन्होंने निर्गुणिया गायन शैली की शुरुआत की थी। ठीक है, भरथरी की अगर बात की जाए तो भरथरी नाथ पंथ जो होता है, इसके इनके द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है, और ये मालवांचल में गाया जाता है। मालवांचल आपको पता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है एमपी का, जहाँ पे आपका उज्जैन आता है। उसके अलावा आपका जितना भी वेस्टर्न पार्ट आपका आता है वो मालवा में ही आता है। ठीक है, इसमें आप ले लीजिए क्या, नीमच भी ले लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा खरगोन ले लीजिए आप, खंडवा ले लीजिए, जितना भी सब है आपका मालवांचल में आता है। आपका उज्जैन हो गया, ये भी इंदौर हो गया, सब मालवांचल में आता है। ये आपका दक्कन के पठार का पार्ट है। ठीक है, फिर अब बात करें बुंदेल के प्रसिद्ध आला गायन। बुंदेलखंड में आला गायन में किसकी वीरता का बखान किया जाता है? तो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में आल्हा एवं उदल की वीरता का बखान किया जाता है। ठीक है, आल्हा और उदल की वीरता का बखान किया जाता है आल्हा गायन। आल्हा उदल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये आज भी जो मैहर में मां शारदा का मंदिर है उसमें गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी कहावत है। पांडवानी गायन शैली की थोड़ी बात कर लेते हैं। पांडवानी गायन शैली, तो पांडवानी गायन शैली में पांडवों की कथा नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो ये लेकिन बघेलखंड कौन से एरिया में गाया जाता है ये आपसे पूछा जाता है। बघेलखंड कौन सा एरिया पड़ता है? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली वाला जो एरिया पड़ता है आपका, ईस्टर्न एमपी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ईस्टर्न एमपी या नॉर्थ ईस्टर्न एमपी। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है वो बघेलखंड आपका कहलाता है। इसमें तीजन बाई और झाड़ू राम देवांगन जी जो है इस गायन शैली में प्रमुख है। तीजन बाई को अभी एक अवार्ड दिया गया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है, राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह। देखिए अब इसमें बुंदेलखंड आपको याद रखना है, ये आपसे नहीं पूछेगा राई नृत्य कहाँ फेमस है, क्या किस लिए फेमस है। राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका विवाह होता है, जो पुत्र जन्म जो होता है उनके अवसर पे गाया जाता है, और राय नृत्य का आयोजन समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। एक्चुअली राय नृत्य जो है मध्य प्रदेश का आपका राजकीय नृत्य जो है वो राय नृत्य है। ठीक है, कालिदास की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई आपकी, विक्रमोर सियम, मालविका नृत्य, रघुवंशम, कुमार संभव। ठीक है, मेघदूत और ऋतु संहार बहुत पूछा जाता है। ऋतु संहार जरूर याद रख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। और मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका और अग्निमित्र जो थे उनके प्रेम प्रसंग को वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें हम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। ठीक है,
जो आपका श्योपुर जिला पड़ता है, यहाँ पे हुआ था और सन 1917 में हुआ था। इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार। देखिए कामायनी मत लिखिएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, कामायनी जो आपकी पड़ती है ये महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, बट कामायनी एक पुनर्विचार जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। फिर अब बात करें व्यंगकार हरिशंकर परशाई जी की, तो हरिशंकर परशाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के नजदीक स्थित जमानी गांव में। इटारसी आपको पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। ठीक है, तो इसके नजदीक स्थित जमानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बोलती रेखाएं, एक लड़की पांच दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल और निठल्ले की डायरी। इसको एक बार देख लीजिएगा बस, तो याद हो जाएगा आपको। खजुराहो में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहो में आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। देखिए ये 64 योगिनी मंदिर मुरैना वाले 64 योगिनी मंदिर से अलग है। ठीक है, मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि आपके पार्लियामेंट का जो संसद भवन का जो भी स्ट्रक्चर या डिजाइन लिया गया है वो मुरैना वाले 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। ठीक है, तो ये 64 योगिनी मंदिर। दूसरा जो खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, वहां पे पार्श्वनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, इसके बाद आपका विष्णु मंदिर भी है। ठीक है, किसने बनवाए थे खजुराहो मंदिर? खजुराहो मंदिर आपके बनवाए थे चंदेल राजाओं ने। ठीक है, बहुत ही फेमस मंदिर है। और कला का ये मतलब ये आपको कह सकते हैं खजुराहो को एमपी का आर्किटेक्ट का आप कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है? जबलपुर में त्रिपुरी, त्रिपुरी अधिवेशन आपसे पूछा गया था, कौन से ईयर में किया गया था? त्रिपुरी अधिवेशन वही अधिवेशन है जिसमें आपके सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्शन जीत गए थे, बट महात्मा गांधी जी ने उन्हें मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये कालचुरी वंश की राजधानी रही है और जबलपुर के त्रिपुरी में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसको कहते हैं? संस्कार राजधानी। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी आपकी जबलपुर को कहते हैं और संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा संस्कार राजधानी और संस्कृत राजधानी दोनों में डिफरेंस है। अगर संस्कार राजधानी आएगी तो आपको जबलपुर मानना पड़ेगा, बट अगर संस्कृत राजधानी आएगी तो आपको उज्जैन मानना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसी में थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? जबलपुर में। रत्न परिष्करण केंद्र मतलब होता है आपका जो आपके जेम्स होते हैं उसको रिफाइन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, रिफाइन किया जाता है, तो जबलपुर में है। चलिए, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय कहाँ? जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? जबलपुर में स्थापित किया गया है। भरहूत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो भरहूत जो है आपका सतना जिले में पड़ता है, वहां अशोक अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम को आपको पता होगा, कनिंघम को क्या कहा जाता है? कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। ठीक है, तो और ये स्तूप किसने बनवाए थे? तो अगर आपने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना, शुंग शुंग डायनेस्टी के, पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी के, तो इन्होंने ही ये बनवाए थे भरतपुर में स्तूप, और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश में मैंगनीज नगरी किसे जाना जाता है? तो भारवेली। ठीक है, बालाघाट जिले में भारवेली जो होता है वो मैंगनीज खदान स्थित है, इसलिए बालाघाट को मैंगनीज नगरी कहा जाता है। बालाघाट को ताम्र नगरी भी कहा जाता है, तांबे की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, बालाघाट को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि बालाघाट में तांबा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसे सामने ही देखिए आपका लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तांबा नगरी मलाज खंड जो है बालाघाट का एरिया, वहां सबसे बड़ा ज्यादा तांबा पाया जाता है। मलाज खंड को तांबा नगरी या बालाघाट को भी तांबा नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? सन 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया था, और 1983 में इसका नाम हरसिंह गौड़ विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। तो याद रखेगा हरसिंह गौड़, हरसिंह गौड़। ठीक है, हरसिंह गौड़ जी को क्या कहा जाता है? आपका हरसिंह गौड़ विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? एमपी का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। हरसिंह गौड़ जी कौन थे? हरसिंह गौड़ जी ने जो आपके कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे ना, करीब आपके 1898 से लेके 1907 तक, उसमें भाग लिया था, और हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, अंग्रेज जो इंग्लिश में यूज करते थे आपका शासकीय लैंग्वेज में, शासकीय कागजों में, इन्होंने इसका बहुत विरोध किया था, इसलिए बहुत फेमस हो गए थे, और इनके नाम पे ही आपका ये सागर में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है? सागर में। ठीक है, और एक पुलिस एकेडमी आपकी भोपाल में भी खोल दी गई है। ठीक है, तो भोपाल में जो खोल दी गई है, तो आपके जो नीचे वाले मतलब आप माफ कीजिएगा, जो नीचे कांस्टेबल वाली रैंक जो होती है उनकी जो ट्रेनिंग की जाती है आपकी सागर में की जाती है, बट एसआई और एएसआई से ऊपर वाली रैंक जो होती है उनकी ट्रेनिंग भोपाल में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो नौरा देही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, सबसे छोटा अभयारण्य आपको पहले बता चुका है, राला मंडल, राला मंडल अभयारण्य जो आपका इंदौर में पड़ता है, ये सबसे छोटा अभयारण्य है। चलिए, विदिशा को किन नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में विदिशा को आलमगीरपुर कहा जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कभी आप लगा के नहीं आएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो मुगल काल में आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था। और 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका विदिशा किया था। जबकि प्राचीन काल में जो आपका बेसनगर भेलसा यहाँ महाविलिस्तान कहा जाता था। आपके जब वहां पे चंद्रगुप्त मतलब गुप्त डायनेस्टी थी, ठीक है, जो आपकी कौन सी डायनेस्टी थी? गुप्त डायनेस्टी थी। तो हेरोडोटस यहाँ पे आया था। ठीक है, हेरोडोटस यहाँ पे आया था। और हेरोडोटस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम आपने सुना है। ठीक है, विक्रमादित्य, तो उनके दरबार में आया था। और इसने यहाँ पे गरुड़ स्तंभ बनवाया है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ बनवाया है। ठीक, क्योंकि आपका गुप्त वंश का जो चिन्ह था वो गरुड़ हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए इसलिए विदिशा जो है फेमस। और विदिशा में एक चीज और फेमस क्या है? जो सम्राट अशोक थे उनकी वाइफ जो थी महादेवी, वो विदिशा से ही थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो विदिशा में ही उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि गुप्त राजा जो थे यहाँ पे, गुप्त काल के राजा यहाँ पे रहा करते थे। करीब आप अगर तीसरी शताब्दी की बात करें, ठीक है, एडी की, तो यहाँ पे गुप्तकालीन राजा रहा करते थे। और उन गुफाओं पे विष्णु भगवान की बराह अवतार की प्रतिमा है। यहाँ वीर सेन साव का उल्लेख भी है। तो ठीक है, विष्णु भगवान, क्योंकि आपको पता है गरुड़ और विष्णु भगवान, ये लोग भागवत धर्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। ठीक है, भागवत को। और बाद में हेरोडोटस ने भी भागवत धर्म अपना लिया था। दक्कन का दरवाजा किस नाम से? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा कहते हैं। ठीक है, असीरगढ़ फोर्ट भी है वहां पे, बहुत फेमस फोर्ट है। तो यहाँ पे असीरगढ़ फोर्ट को दक्कन का दरवाजा कहा जाता है। 1601 में अकबर ने अपनी अंतिम विजय असीरगढ़ के किले पे ही की थी। ठीक है, असीरगढ़ के किले पे ही की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बुनकरों का नगर बुरहानपुर को कहा जाता है। बुरहानपुर जो आपका महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर लगाता है, तो बुनकरों का शहर बुरहानपुर को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन उमरिया जिले में होता है। ठीक है, उमरिया जिले में लाख उत्पादन होता है। और यहाँ पे आपकी लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? चूड़ियां। कहाँ पे? उमरिया में। ठीक है, चलिए, भारत की पहली किन्नर विधायक कौन थी? तो भारत की पहली पहली किन्नर विधायक थी सबना मौसी। और मध्य प्रदेश के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल से ये जीती थी। तो सुहागपुर के बारे में चलिए एक चीज आपको बता देता हूँ। सुहागपुर में आपका कोल, ठीक है, एमपी में सबसे ज्यादा कोल कहाँ पाया जाता है? तो आपका सुहागपुर में पाया जाता है। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मध्य प्रदेश में कोल कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सुहागपुर कोल फील्ड में कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में कोल मतलब कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? तो ये परत पाई जाती है आपकी कहाँ पे? सिंगरौली। कौन सी जगह पे है? सिंगरौली। और सिंगरौली को शिवराज सिंह चौहान ने सिंगापुर बनाने की बात कही थी। एक ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश की जो एनर्जी कैपिटल है वो सिंगरौली को कहते हैं आप। ठीक है, एनर्जी कैपिटल जो है आप सिंगरौली को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके लिए बेहतरीन मैंने वीडियो बनाए हैं, आपका थ्योरेटिकल से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे पड़ते हैं, क्या क्यों फेमस है। ठीक है, तो जाके देखिएगा, आपको टाइम मिले। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया जिले में ही पड़ता है। ठीक है, इसका सतना और रीवा मत लगा के चले आएगा, बांधवगढ़ आपका उमरिया जिले में पड़ता है। और ये करीब 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब हम बात करें कि बांधवगढ़, बांधवगढ़ नाम क्यों पड़ा था? बांधवगढ़ नाम पड़ा था क्योंकि राम जी, ठीक है, राम जी ने ये जगह अपने भाई लक्ष्मण को गिफ्ट में दी थी। ठीक है, लक्ष्मण को भेंट दे दी थी बांधवगढ़। तो बंधु के नाम से ये जगह बांधवगढ़ के नाम से जानी जाती है। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। और सबसे छोटा जिला जो है वो निमाड़ी है। ठीक है, करंट में सबसे छोटा जिला कौन सा है? निमाड़ी है। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा जिला इंदौर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पे मैंने बनाया है 2011 के सेंसस पे भी आपके बेहतरीन वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? छिंदवाड़ा में ये छिंद यानी ताड़ के पेड़ बहुत ज्यादा स्थित है, इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा। किसी समय पे यहाँ पे शेरों की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इसलिए पहले सिंहवाड़ा कहा जाता है। इसके दो रीजन देखिए दिया गया। एक आपका दिया गया है कि ताड़ के पेड़ यहाँ बहुत ज्यादा थे, छिंद, छिंद मतलब ताड़ के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसको सिंहवाड़ा कहने लगे। और दूसरा यहाँ पे शेरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। ठीक है,
कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान कहाँ पे स्थित है? तो कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान जो आपका दमोह जिले में स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से। मध्य प्रदेश में पीतल नगरी किसको कहते हैं? जैसे तांबा नगरी आपकी बालाघाट को कहते हैं, मलाज खंड को, उसी तरह पीतल नगरी आपको दमोह जिले को कहा जाता है। सबसे ज्यादा पीतल यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क डिंडौरी जिले में स्थित है। यह जीवाश्म पार्क है और 270 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ पे आपके डायनासोर के फॉसिल मिलते हैं। किसके? डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। तो डिंडौरी में सबसे छोटा जीवाश्म पार्क है। और मैंने जैसे बता दिया, नेशनल पार्क पे बेहतरीन वीडियो बना है, जाके देखेंगे, आपको सारे नेशनल पार्क के बारे में पता चल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चूना निकलता है। तो कटनी को किस वजह से? इसीलिए आप देखेंगे कि कटनी के आसपास जो है सीमेंट सीमेंट बनाने की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगी? कटनी में ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें मालवा का कश्मीर किसको कहा जाता है? तो राजगढ़ जिले को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। ये कौन सी जगह है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चिड़ी खो करके एक जगह है, क्या नाम है इसका? चिड़ी खो। ये आपका राजगढ़ जिले में पड़ती है। चिड़ी खो जगह को मालवा का कश्मीर, इतनी खूबसूरत जगह है कि इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान पे पाली भाषा में लिखित सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। रूपनाथ में जो अशोक के 4 से 5 4 से 5 जो अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम मेंशन है, रूपनाथ उसमें से एक है। तो कटनी जिले, ये जबलपुर भी आ सकता है, तो रूपनाथ उसमें आप मान जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान बैतूल जिले में है। किस जिले में है? बैतूल जिले में है। और यहाँ पे जैन धर्म के 56 मंदिर है, 56 टेम्पल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है इसका, अगर पता है आपको तो ही मार पाएंगे, नहीं तो तुक्के में तो आप बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। अच्छा, भारत की पहली किन्नर महापौर कौन थी? तो भारत की पहली किन्नर महापौर कमला जान थी, जो कटनी से निवासी थी। देखिए, दोनों, एक शबनम मौसी जो भारत की पहली, आपको बताया था कौन थी, एमएलए थी, ठीक है। और ये कौन है? महापौर कमला जान, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का चंदेरी की साड़ियां बहुत फेमस है। चंदेरी की साड़ियां बहुत फेमस है। और चंदेरी जगह किस लिए फेमस है? आपको पता होगा, देवी अहिल्याबाई का नाम आपने सुना है, देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने एक टाइम पे चंदेरी को अपनी कैपिटल बना लिया था, और उन्होंने ही चार साड़ियों के लिए वहां पे व्यवसाय शुरू करवाया था, ठीक है। तो चंदेरी साड़ी फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, चंदेरी की साड़ियों को। अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल का लोक चित्रकला है? तो मालवा अंचल, मालवा अंचल में पगलिया टाइप की एक लोक चित्र बनता है, तो ये मालवा अंचल है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में लिखा हुआ है, क्योंकि ये करंट का दे दिया है, ठीक है। बट आपके ऑप्शन में शायद ये ना रहे, तो आप इसमें शिवपुरी मार के आएंगे। क्या मार के आएंगे आप? शिवपुरी मार के आएंगे। शिवपुरी में सबसे कम टेम्परेचर रहता है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है? चंबल नदी को चरमावती, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चरमावती, चंबल। चलिए, अब हम बात करें धान अनुसंधान के संधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बड़वानी। बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का स्थित है। चलिए बताइए, इंडिया का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, या चावल अनुसंधान केंद्र इंडिया का? वो आपका पड़ता है उड़ीसा में, कटक। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, कटक में पड़ता है। कटक से कौन थे आपके बहुत फेमस पर्सनालिटी का नाम बताइए? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो कटक से ही थे। और कटक में ही आपका नेशनल रिसर्च नेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, ठीक है। वर्ल्ड का आपका राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे होगा? कोई अंदाजा आपको? दुनिया का राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे होगा? ये आपका फिलीपींस, फिलीपींस में मनीला जो जगह है, ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, वहां पे आपका राइस रिसर्च सेंटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से प्राप्त है? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज जो आपके बघेलखंड, बघेलखंड एरिया के राजा थे, उनका जो अभिलेख है वो नचना कुठार नाम से, वो आपका व्याघ्रराज से संबंधित है। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा एस्बेस्टॉस झाबुआ में पाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। झाबुआ में सबसे ज्यादा एस्बेस्टॉस पाया जाता है। झाबुआ में फेमस पर्सनालिटी का नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था, बाद में इन्होंने आजाद रख लिया था। तो झाबुआ में, लेकिन अब ये पड़ता है अलीराजपुर में,
इनका जन्म स्थान जो है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय, तो नीमच के झांतला, नीमच वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश पहली ग्राम न्यायालय नीमच के झांतरा में, और मध्य प्रदेश की पहला स्टेट था जिसने ग्राम न्यायालय सबसे पहले स्थापित की थी पूरे इंडिया में, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय, तो ग्वालियर में गजराज राजे चिकित्सा विद्यालय जो है ना, वो आपका सबसे पुराना चिकित्सा विद्यालय। सबसे पुराना एग्रीकल्चर हमने पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू जबलपुर में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में? अनूपपुर जिले में। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, धारा जहां भी लगा होगा वो नर्मदा रिवर से रिलेटेड होगा, ठीक है। किससे रिलेटेड होगा? नर्मदा रिवर से रिलेटेड होगा। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? नवादा टोल इंदौर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। नवादा टोली वो जगह है इंदौर में जहां पे मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण युगीन, ताम्रपाषाण युगीन मतलब 1200 बीसी के आसपास के आपको वो मिलते हैं, संस्कृत मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत श्रेणी से? सतपुड़ा की पहाड़ी से है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती को तापी भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तापी बैतूल के मुल्ताई से शायद निकलती है, ठीक है। बैतूल में मुल्ताई जगह है, वहां से आपकी ताप्ती रिवर निकलती है। चलिए, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा प्रदान करती है? चंबल नदी। चंबल नदी को, क्योंकि ये नदी किसमें बहती है आपका? बीहड़ में। किसमें बहती है? बीहड़ में। बीहड़ में बहती है, और बीहड़ किससे बनता है? आपका चीजों के इरोजन से। इरोजन मतलब जब कोई नदी या हवा बहती है, तो जब कोई चट्टान को या मिट्टी को काट के जगह बनाती है तो उसे बीहड़ कहा जाता है। तो इस वजह से ये बीहड़ में बहती है, और यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ टेम्पल 52 गजा मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 52 गजा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बड़वानी जिले में। 52 गज की यहाँ पे कहते हैं कि किसकी? महावीर, महावीर नहीं, पार्श्वनाथ जी की, ठीक है। पार्श्वनाथ जी की यहाँ पे मूर्ति है। Excuse me। मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाज किला है? मंदसौर। मंदसौर में क्या है? हिंगलाजगढ़ किला कहाँ पे है? मंदसौर में है। और मंदसौर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? चलिए बताइए। मंदसौर इस चीज के लिए बहुत फेमस जगह है। मंदसौर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मंदसौर में सबसे ज्यादा एक तो पाया जाता है आपका क्या? अफीम, ठीक है। अफीम की सबसे ज्यादा खेती मंदसौर में होती है। दूसरा कहा जाता है कि आपकी जो रावण की वाइफ थी, ठीक है, रावण की जो वाइफ थी मंदोदरी, वो मंदसौर से बिलोंग करती थी, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती थी? मंदसौर से बिलोंग करती थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में पहला तैरता रंगमंच ग्वालियर में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तैरता रंगमंच ग्वालियर में। रंगमंच का मतलब होता है जिसमें आप लोग नाटक दिखाते हैं, ठीक है, जो स्टेज होता है, तो कहाँ पे? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है? तो रीवा जिले को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला व्हाइट टाइगर, जिसका नाम क्या था? व्हाइट टाइगर, जिसका नाम था मोहन, ठीक है। मोहन जिसका था, इसको मार्तंड सिंह जी ने जंगल से पकड़ा था। कहाँ पे? आपके उमरिया के जंगल से, ठीक है। उमरिया के जंगल से पकड़ा था। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस जिले क्षेत्र की लोकगीत है? ठीक है, तो बुंदेलखंड, हरदौल की मनौती आपकी बुंदेलखंड में होती है और लोकगीत है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में, भोपाल मत लगा के चले आएगा, इस पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। जितने भी फैक्ट्स बताएं उसे याद करने की कोशिश करें, और 2 से 3 बार रिवीजन करें। आप एग्जाम देके आइए, आपके 80 से 85 प्लस मार्क्स आएंगे और आप एग्जाम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइड, गॉड ब्लेस यू ऑल।